अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगी कि P2P लेंडिंग ये बाकी प्लेटफ़ॉर्म से अलग कैसे है? अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूँ या फिर डायरेक्ट इक्विटी की बात करूँ, तो ये कितना बेहतर इसे कहा जा सकता है या फिर किस तरीके से इसकी अ, जो इन्वेस्टिंग रणनीति है, वो कैसे अलग हो सकती है? सो मतलब मेरा व्यू पॉइंट ये है कि हर एक इंस्ट्रूमेंट का अपना प्रोज एंड कॉन्स होता है, हुँ, अपने रिस्क फैक्टर्स है और अपने रिटर्न फिलोसॉफीज है। हुँ, अब कोई निवेशक ये देख रहा है कि मुझे अगले 5-10 साल 15 साल में एक अग्रेसिव वे में रिटर्न्स चाहिए, हाँ, या तो मुझे ग्रोथ के हिसाब से देखना है, हुँ, तो डेफिनेटली दे विल ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू इक्विटी, डायरेक्ट और म्यूचुअल फंड और वॉट एवर वे, हुँ, हुँ, राइट। बट एक सही पोर्टफोलियो हुँ, या तो एक वेल्थ बिल्डिंग करने वाला निवेशक हमेशा हर एंगल से सोचता है हुँ, कि क्या मेरे पोर्टफोलियो में अग्रेशन है, हुँ, ओके होना चाहिए कुछ पोर्शन तक। हुँ, क्या मेरे पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी है, हुँ, होनी चाहिए अप टू सर्टेन परसेंटेज, वो एफडीएम के अंदर जाना चाहिए। क्या हुँ, मेरे पोर्टफोलियो के अंदर एक रेगुलर इनकम का सोर्स है, हुँ, तो कोई फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट के ऊपर मेरा एक्सपोजर होना चाहिए। हुँ, क्या मेरे पोर्टफोलियो के अंदर हुँ, कोई फ्यूचरिस्टिक असेट मैंने हुँ, ऐड की है, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हाँ, हो गया, कि हुँ, जिस जो हमेशा वैल्यूएबल रहेगी, वैल्यू ऊपर हुँ, नीचे हो सकती है बट इट विल ऑलवेज बी देयर, राइट। सो जब एक निवेशक हर एक एंगल से सोचेगा, हुँ, तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट कुछ ना कुछ हद तक एक हाँ, पोर्टफोलियो में आना जरूरी है। हुँ, नाउ बेस्ड ऑन द एज, बेस्ड ऑन आपका रिस्क एपेटाइट, आप इसके कंपोजिशन बदलोगे। हुँ, बट अगर कोई ये बोल रहा है कि क्या इक्विटी कैन बी रिप्लेस्ड बाय फिक्स्ड इनकम, हुँ, आई वुड से, आई मीन, इज इट पॉसिबल? हुँ, इट इज लाइक कंपैरिजन ऑफ एप्पल एंड ऑरेंजेस। हुँ, सो वो नहीं हो सकता है। तो एक कंपोजिशन लेवल पे हमें सोचना चाहिए, या तो निवेशक को हमेशा सोचना चाहिए कि मेरे पोर्टफोलियो के अंदर क्या है। सपोज मैं अगर 40 साल का हूँ, हुँ, तो 40 साल की एज में मेरी फिक्स्ड इनकम की एक्सपोजर अब बढ़ने लगेगी, कि हुँ, मुझे रेगुलर बेसिस पे कुछ इनकम का सोर्स आना चाहिए, हुँ, या तो मेरे पोर्टफोलियो में कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट मुझे लेना है, हुँ, नॉट वेरी वेरी अग्रेसिव ग्रोथ का इम्पैक्ट, राइट। तो मैं फिर बॉन्ड मार्केट के ऊपर, फिक्स्ड इनकम हुँ, म्यूचुअल फंड के ऊपर, पी हुँ, टू पी लैंडिंग के ऊपर एक्सपोजर बढ़ाऊंगा मेरा। ओके, सो दैट इज हाउ वन शुड लुक एट इट। हुँ, पी टू पी स्पेसिफिकली जो आपने सवाल पूछा, उसका आंसर ये बन सकता है कि P2P lending can add a good value to your portfolio at a ओके, composition level। अगर आप उसमें से 5-10% हुँ, असेट का अलोकेशन करते हैं, तो 10% असेट के ऊपर आपका रेगुलर बेसिस पे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आएगा। हुँ, सो जो भी इंटरेस्ट आ रहा है, हुँ, अगर आप उसको रीलैंडिंग कर रहे हो, री इन्वेस्ट कर रहे हो, हुँ, तो उसके ऊपर इमीडिएट कंपाउंडिंग इम्पैक्ट आना चालू हो सकती है। ओके, सो अगर इन अ नॉर्मल सिनारियो हुँ, 12 से 15% का एनुअलाइज रिटर्न आपके पोर्टफोलियो में बन रहा है, हुँ, अगर आप उसको राइट वे में स्ट्रेटेजाइज करके रीलैंडिंग करते जाएंगे, हाँ, तो ये 15% के ऊपर भी जा सकता है, ओके, विच कुड बी अ गुड एडिशन टू योर पोर्टफोलियो रिटर्न्स। हुँ, बिल्कुल। अच्छा, बहुत अच्छे से आपने डिफ़ाइन किया कि कितना बेहतर ये हो सकता है, लेकिन सवाल ना ये भी आ जाता है जैसे कि आपने एसेट एलोकेशन की बात करी। अगर मान लीजिए कि किसी इंसान को एसेट एलोकेशन करना है, तो वो कितना उसका डिवाइड होना चाहिए कि P2P की तरफ जाए या फिर कोई और एसेट पर वो अपना दाँव लगाए? तो इसको कैसे डिफ़ाइन किया जा सकता है? देखिए, मैं सेबी रजिस्टर्ड आईआरए तो हूँ नहीं, हुँ, सो आई एम नॉट क्वालिफाइड टू गिव यू एग्जैक्ट आइडिया अबाउट कि आप किसी भी निवेशक का असेट एलोकेशन कैसे होना चाहिए। हुँ, बट मेरे हिसाब से आपके माइंड में 3-4 ये सवाल आने चाहिए बिफोर यू हुँ, क्रिएट अ कंपोजिशन ऑफ असेट इन द पोर्टफोलियो, हुँ, जो मैं खुद मेरे पैसों के को लेके भी सोचता हूँ हुँ, कि मैं कितना अग्रेसिव मेरे पैसों को लेके जा सकता हूँ। हुँ, 50%, 60%, 70%, उसके हिसाब से मैं मेरा इक्विटी एक्सपोजर डिसाइड करता हूँ। उसके बाद मैं जाता हूँ कि मुझे कभी भी ओवरनाइट लिक्विडिटी की ज़रूरत कितनी पड़ सकती है। ओके, 10%, 15%, अगर मेरा पोर्टफोलियो 1 करोड़ का है, तो ओके, हुँ, 15 लाख इज़ मोर देन इनफ। ओके, बाकी मेरे पास ये अरेंजमेंट है। तो उतना एक्सपोज़र मैं लूँगा ऑन एफडी, ताकि हुँ, मैं ओवरनाइट कभी भी विथड्रॉ कर सकता हूँ। अच्छा, उसके अलावा फिर मैं सोचूँगा कि अब मेरा ये 2 तो एलोकेशन कंप्लीट हो गया, अब हुँ, मेरे पास बाकी के अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं? हुँ, तो क्या मुझे फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए, हुँ, या कोई बॉन्ड का एक्सपोज़र लेना चाहिए, या हुँ, फिर P2P का करना चाहिए? ओके, सो जो बाकी का 20-25% कंपोज़िशन है, हुँ, वो मैं डेट इंस्ट्रूमेंट से फिल करूँगा, ओके, और उन तीनों के बीच में राइट कंपोज़िशन क्रिएट करूँगा, हुँ, ताकि मेरा असेट एलोकेशन लेवल पे 5 या 6 असेट में पैसा डिवाइडेड है। हुँ, कहीं से रेगुलर इनकम भी आ रही है, कहीं पे हुँ, कंपाउंडिंग भी हो रहा है, हुँ, कहीं पे थोड़ा अग्रेसिवनेस भी है, और एक मेरा 15% असेट एलोकेशन एक हुँ, फिक्स्ड डिपॉजिट में भी है, जो मुझे ओवरनाइट कभी भी ज़रूरत पड़ा तो मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। हुँ।
जब भी किसी को हाई रिटर्न चाहिए होता है ना, तो वो ज़ाहिर सी बात है कि वो इक्विटी की तरफ ही भागता है, क्योंकि वहाँ पर पैसे बनने के चांसेस या प्रॉफिट बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर मैं P2P की बात करूँ, तो ये वहाँ से कैसे हटके हो सकता है? क्योंकि देखिए, रिस्क तो यहाँ पे भी है, जैसे कि आपने कुछ देर पहले बताया। राइट। तो उसको ये फिर कैसे मैनेज करता है? सो अगर साइकोलॉजिकल लेवल पे मुझे देखना है दोनों इंस्ट्रूमेंट्स का डिफरेंस, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कभी कभी फर्स्ट बिगेस्ट डिफरेंस पॉइंट इज इक्विटी इज योर एक्सपोजर इन द बिजनेस। हुँ, अगर बिजनेस ग्रो करेगा, कंपनी की अर्निंग ग्रो होगी, तो आपकी स्टॉक वैल्यू बढ़ेगी। हुँ, उसके साथ साथ बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स भी वहाँ पे जुड़ जाते हैं हुँ, कि अच्छा इंडिया के अंदर एफआईआई का फ्लो कितना आ रहा है, हाँ, डोमेस्टिक इन्वेस्टर का फ्लो कितना आ रहा है, हुँ, क्या म्यूचुअल के फंड के थ्रू पैसों का फ्लो आ रहा है, तो हुँ, उसके हिसाब से भी बहुत सारी प्राइसिंग इम्पैक्ट आती है। हुँ, बट मोटा मोटी आपका एक्सपोजर जो है हुँ, वो कंपनी के बिजनेस के ऊपर है। ओके, विज अविज P2P लैंडिंग हो या कोई और क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट हो, हुँ, वहाँ पे कंपनी के बिजनेस के ऊपर एक्सपोजर नहीं है। हुँ, कंपनी का अगर प्रॉफिट आज 50 करोड़ है, हुँ, कल 100 करोड़ हो जाएगा, हुँ, तो आपके क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट का रेट डबल नहीं हो जाएगा, हुँ, वो उतना ही रहने वाला है। हुँ, लेकिन वहाँ पे आपको श्योरिटी क्या मिलती है कि हुँ, अगर किसी ने 10% इंटरेस्ट रेट कमिट किया है, हुँ, तो 10% इंटरेस्ट रेट रेगुलर बेसिस पे आता जाएगा। अच्छा, राइट, तो दोनों इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल ही अलग तरीके से ऑपरेट करते हैं। हुँ, एक कंपनी के बिजनेस के ऊपर है और हुँ, दूसरा कंपनी की रीपेमेंट कैपेबिलिटी के ऊपर लेता है। हुँ, अब P2P लैंडिंग के अंदर आप एक स्टेबल कैश फ्लो कैसे सोच सकते हो हुँ, कि P2P लैंडिंग में अगर आपने लेट से 1 लाख रुपए का निवेश किया है, तो 1 लाख रुपया 300-400 बोरोवर्स में चला गया। हाँ, अब ये 400 बोरोवर्स के पास जब पैसा गया, अब हुँ, 400 बहुत अलग अलग रिस्क कैटेगराइजेशन वाले बोरोज आपने चूज किए हैं। हुँ, हो सकता है उसमें से कुछ डिफॉल्ट करेंगे, जो हमने आगे भी हाँ, कैलकुलेट किया था। हुँ, तो मान लीजिए वो 14 बोरोवर्स डिफॉल्ट करेंगे, लेकिन हुँ, बाकी के 386 बोरोवर्स तो पे करेंगे। हुँ, अब ये अज्यूम करते हैं कि बहुत स्ट्रेस केस सिनेरियो आ गया, हुँ, जैसे कोविड फर्स्ट वेव आया था। हाँ, इट वाज अ कंप्लीटली आउट ऑफ द ब्लूज काइंड ऑफ सिनेरियो। हुँ, वो एक ब्लैक स्वान काइंड ऑफ इवेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि हुँ, मैंने भी फर्स्ट टाइम लाइफ में देखा, अच्छा आगे का फ्यूचर का कोई क्लैरिटी नहीं है, क्या होगा कल किसी को नहीं पता है, राइट। बिल्कुल, ऐसे सिचुएशन में भी हमारे पोर्टफोलियो का डिफॉल्ट 5.9% तक गया था। हुँ, दैट वाज द हाईएस्ट डिफॉल्ट रेट विच वी हैव हुँ, सीन, विच इज नाउ अराउंड 3.5%। तो ऐसे स्ट्रेसफुल सिनारियो में भी 6% अगर डिफॉल्ट जाता है, हाँ, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 4 टाइम्स हुँ, 24 लोन्स के डिफॉल्ट हो सकते हैं एट अ पोर्टफोलियो ऑफ 400 लोन्स, ओके, which can be easily covered हुँ, by the returns given by the other remaining loans, ओके, which is 376. हुँ, सो दोनों इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल ही अलग तरीके से ऑपरेट करते हैं। यहाँ पे आपको क्या समझना चाहिए हुँ, कि मैक्सिमम रिस्क मेरा क्या हो सकता है, हुँ, क्या मेरे प्रिंसिपल के ऊपर सवाल आ सकता है, मुझे कितना डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए और कितना रेगुलर पैसा मेरा वापस आएगा। ओके, So it's about getting regular income हुँ, from these borrowers, हुँ, whereas equity is all about getting long term returns. हुँ, अब वहाँ पे भी साइक्लिकल इम्पैक्ट है। हुँ, जैसे आप 2013-14 से लेके 2020 हुँ, 22 तक 21 तक का साइकिल देख लीजिए, आपको हुँ, उसके बीच में हार्डली कभी रिटर्न मिले होंगे। हुँ, अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड है या तो डायरेक्ट इक्विटी हुँ, एक्सपोजर है, बट उसके बाद बहुत ही अच्छे मिले। दैट इज वाई वी ऑलवेज से हुँ, कि यू हैव टू स्टे इन्वेस्टेड। हुँ, साइकिल को आप टाइम नहीं कर सकते हो, बट साइकिल का वेट जरूर कर सकते हो, हुँ, राइट। यहाँ पे आपको साइकिल का वेट करने की जरूरत नहीं है, हुँ, इट्स ऑलरेडी गोइंग ऑन। सो हुँ, मंथ ओवर मंथ उसका रिजल्ट आता जाएगा, बट वहाँ पे फिर आपके रिटर्न की एक लिमिटेशन है, हुँ, जिसको आप एड्रेस कर सकते हो कंपाउंडिंग के साथ, रीलैंडिंग के साथ। हुँ, बट दोनों इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल ही अलग है, और कोई भी निवेशक को हुँ, ये माइंड में एकदम क्लैरिटी के साथ चीज़ों को रखनी चाहिए हुँ, बिफोर टेकिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। हुँ। कंपाउंडिंग का बेनिफिट कितना मिलता है P2P की अगर बात करूँ तो? चलो थोड़ा एक मैथमेटिकल टर्म्स में देख लेते हैं। हुँ, सो मान लीजिए मैंने 100 रुपये निवेश किए P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर, हुँ, उसके ऊपर मुझे नेट रिटर्न मिला 15% का। हाँ, अगर ये 15% का हर महीने मुझे रिटर्न आ रहा है, सो हुँ, मान लेते हैं कि हर महीने का रिटर्न मेरा बनता है 1.25%। हुँ, सो 1 रुपया 25 पैसा हर महीने का मेरा एडिशनल रिटर्न आ रहा है। ओके, अगर ये 1 रुपया 25 पैसा हुँ, मैं हर महीने वापस से रीलैंडिंग करते जाता हूँ, तो हुँ, एक साल में हुँ, टोटल 15 रुपया मैं और लैंड करूँगा। हुँ, अगर सिंपल टर्म्स में हम देखें, 15 रुपया जो मैंने और लैंड किया, उसके ऊपर मुझे और 15% का रिटर्न आएगा, ओके, विच बिकम्स 2.25%। हुँ, सो मेरा पोर्टफोलियो लेवल का जो रिटर्न है हुँ, वो 17.25% हो गया।
अच्छा। सो सीधा का सीधा 2.25% का बेनिफिट हम्म। मुझे जस्ट बेसिक कंपाउंडिंग से मिल रहा है। अभी तो मैंने बेसिक कंपाउंडिंग किया, हाँ। लेकिन आप जब ₹1.25 वापस से लैंड कर रहे हैं, वो ₹1.25 के ऊपर आपको जो रिटर्न आ रहा है वो अगले महीने आप वापस लगाएंगे, राइट? तो कंपाउंडिंग की इम्पैक्ट बहुत हाई लेवल पे आपको दिखेगी ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स। सो अच्छा। अगर आप 4-5 साल तक कंटिन्यूअसली ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं तो हाँ। आपका पोर्टफोलियो लेवल का एवरेज रिटर्न 18 से 20% के बीच में आराम से जा सकता है। And अच्छा। that's not because the instrument has a high power, because the instrument has a characteristic जिसको आप यूटिलाइज कर रहे हैं कि लैंडिंग रीलैंडिंग फॉलो करो तो जो इंस्ट्रूमेंट नॉर्मल टाइम में 15% रिटर्न दे रहा है, हाँ। वो आपको 17.25% दे रहा है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 18 से 20% का CAGR आपको आराम से मिल सकता है। आपने तो ये बहुत इजीली बताया, मैथमेटिकली आपने जिस तरीके से डिफाइन किया। अगर मैं बाकी इंस्ट्रूमेंट की बात करूं, खास करके म्यूचुअल फंड एसआईपी की मैं बात करूं, देखिए 12% 15% आप वहाँ भी देख ही रहे हैं, और ज़्यादातर लोग ना उसी तरफ भागते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि चलो कुछ हद तक हमारा पैसा यहाँ पे बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। राइट। लेकिन आज के वक्त में जो लोग अभी भी इस चीज़ से लैग कर जाते हैं कि P2P लैंडिंग के बारे में उन्हें ज़्यादा चीज़ें नहीं पता, जैसे कि राइट। आपने बताया कि 17.5% तक भी जाने के पूरे चांसेस रह सकते हैं, तो ऐसे में क्या ये उसको बीट कर सकता है? सो अगेन आपको साइकिल के हिसाब से देखना पड़ेगा। जब इक्विटी मार्केट की डाउनवर्ड साइकिल है तो डेफिनेटली बीट कर रहा है, अच्छा। बिकॉज यहाँ पे तो आपकी डाउन साइड काफ़ी प्रोटेक्टेड है थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। सो हो सकता है 15 की जगह पे आपको 13% का रिटर्न मिला, बट वो तो मिल ही रहा है कंपेयर टू फ्यू इयर्स इन इक्विटी साइकिल जहाँ पे कभी नेगेटिव रिटर्न भी जाता है, कभी जीरो भी रहता है। अगर मैं उसको कंपेयर करूंगा लेट्स से लास्ट 15 इयर्स, ओके। तो 12 से 14 के बीच का एवरेज रिटर्न इक्विटी मार्केट से आया होगा। तो क्या वो कंपेरेबल हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। लेकिन अगर मैं उसको कंपेयर करूंगा 2020 से लेके 2022 के पीरियड को, वो बीट नहीं कर पाएगा, बिकॉज दैट टाइम इक्विटी मार्केट परफॉर्म रियली वेल, गिव अमेजिंग रिटर्न्स, राइट? तो इसीलिए वापस से मैं एक बेसिक फिलोसॉफी ऑफ द इन्वेस्टमेंट पे जाता हूँ, जो मैंने बहुत टाइम राकेश झुनझुनवाला जी से भी सुना है, वॉरेन बफे से भी सुना है कि nobody can time the market. You can read the signal, stay invested. And when they say market, it is not just about equity market. आप अगर वॉरेन बफे की पिछले 2-3 साल की फिलोसॉफी देखेंगे, he was heavily putting money in bonds. Because he was expecting कि मार्केट परफॉर्म नहीं करेगा, तो मेरे बॉन्ड मार्केट से एक फिक्स्ड इनकम का रिटर्न आता जाएगा, फिक्स्ड रिटर्न आता जाएगा, मुझे इक्विटी मार्केट में एक्सपोजर वापस से लेना होगा, तब तक मेरा ये 5 से 8% का एवरेज रिटर्न बनता जाएगा। सो मनी विल नॉट रिमेन आइडल, बट आई विल कीप गेटिंग some percentage of returns. So all these big investors always believe in one philosophy that you cannot time market. मतलब कोई भी इन्वेस्टमेंट गुरु आके ये बोले कि अरे नहीं, पिछले 40 सालों के मार्केट के टाइम में से जो 300 ट्रेडिंग सेशन के अंदर सबसे ज्यादा रिटर्न हुए वो मैं टाइम कर सकता हूँ, हो ही नहीं सकता, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। इट इज एज इम्पॉसिबल एज कि कोई आके ये बताए हमें कि आपके 20,000 करोड़ के लैंडिंग पोर्टफोलियो में, P2P लैंडिंग पोर्टफोलियो में, प्लेटफॉर्म लेवल के डेटा में जो 50-60 लाख बोरोवर्स को लोन दिया आपने, उसमें से मैं आपको बता सकता हूं कि ये 3.5% लोग डिफॉल्ट करेंगे। दोनों ही इम्पॉसिबल है। इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, सो नोबडी कैन टाइम दैट और नोबडी कैन प्रेडिक्ट दिस। नाउ वी ऑल कैन diversify and reduce the probability of default or in case of P2P lending, or you can increase the probability of returns in case of equity by stay invested in a longer period of time. So अलग अलग टाइम पे कंपेरेबल भी है, कहीं पे ज़्यादा भी दे सकता है, कहीं पे कम भी दे सकते हैं। इसीलिए हमेशा एक पोर्टफोलियो लेवल पे हमें सोचना चाहिए कि मैं हमेशा मेरे पोर्टफोलियो में 5 या 6 चीज़ें होनी चाहिए, भले कितना छोटा पोर्टफोलियो क्यों ना। कोई निवेशक का खाली 50,000 का पोर्टफोलियो है, बट 50,000 के पोर्टफोलियो के अंदर भी वैसे ही देखना चाहिए। आई वॉज सिटिंग विथ माई नेफ्यू 2 days बैक, सो ही गॉट 60,000 रुपीज गिफ्टेड बाई ग्रैंड मदर। अब वो मेरे साथ बैठ के डिस्कस कर रहा था कि मैं ये पैसे कहाँ कहाँ पे लगाऊं। सो ही वांटेड टू टेक एक्सपोजर इन 2 instruments. देन आई एक्सप्लेन कि एट योर एज ऑफ 19 years you can be the most aggressive investor, but still take highest bet on that instrument, but take bet on these 3 instruments as well.
हम्म, and understand how money works, हम्म, right? Then only you will be able to understand power of each and every instrument. हम्म, अब 60,000 के पोर्टफोलियो में भी वो 4 चीजें करेगा. हम्म, सो उसी तरीके से हर निवेशक को, हर इन्वेस्टर को हम्म, अपने पोर्टफोलियो लेवल पे राइट स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए. हम्म, हमारे P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म पे स्टार्टिंग के डेज में हम्म, कई बार ऐसे लेंडर्स आते थे जिनको सो क्या हो जाता है, एक ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसे काम करती है कि हाँ, मैंने एक लोन देखा, हाँ, वहाँ पे बोरोवर का रेट है 30%. हम्म, अब मुझे बहुत एक्साइटमेंट आ गया कि अरे यार हाँ, मेरे पैसे पे तो 30% रिटर्न बन जाएगा. हम्म, सो आई इग्नोर ऑल माई सेंसेस हम्म, एंड आई थिंक कि यार चलो डिफॉल्ट होगा तो थोड़ा बहुत हो जाएगा. हम्म, बट इट इज़ नॉट अबाउट थोड़ा बहुत. इफ़ यू हैव गिवन 10,000 रुपीज टू वन बोरोवर, हम्म, अगर डिफॉल्ट होगा तो वो पूरा जाएगा. हम्म, And that is why at a platform level we हम्म, put restrictions on how much one lender can give to borrower also. हम्म, So we don't allow beyond certain limit based on the loan, based on the investment amount of the investor. हम्म, कभी कहीं पे 500 रुपया होगा, कहीं पे 1000 होगा, कहीं पे 4000 होगा. हम्म, राइट. तो ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि 30% देखा तो मैं तो सोचूंगा यार मेरा हाँ, 1 लाख रुपया 1,30,000 हो जाएगा. हम्म, वाओ, हम्म, दिस विल बीट एवरीथिंग. हम्म, बट एक्चुअल रिजल्ट में वैसा नहीं होता है. यू हैव टू अंडरस्टैंड द रिस्क, यू हैव टू एड्रेस दोस पैरामीटर्स. तो वो समझना बहुत ज़रूरी है, भले कितना भी छोटा पोर्टफोलियो हो या कितना बड़ी बड़ा हो.